नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हमारा अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 23 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा हमारा 23 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो 21 अगस्त को हर साल विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज में वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका, उनके अधिकारों और ज़रूरतों के प्रति जागरूकता फैलाना है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 में की थी। वहीं पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने 19 अगस्त 1988 को इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया और 21 अगस्त 1988 को संयुक्त राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था। देख लेते हैं हमारे अगस्त के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको रिवाइज कर लेते हैं। हम देखते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को और विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाए जाते हैं। हमारे कुछ अगस्त के दिवस थे जिनको हमने रिवाइज कर लिया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया। किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय पैरालंपिक समिति ने सत्यप्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का चीफ डे मिशन नियुक्त किया है। सांगवान पीसीआई के उपाध्यक्ष भी हैं। जो भारतीय पैरालंपिक समिति है उसके उपाध्यक्ष भी हैं जो सत्यप्रकाश सांगवान है। सांगवान 12 खेल विधाओं में भाग लेने वाले 84 पैरा एथलीटों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगे। जो पेरिस पैरालंपिक होने वाला है उसमें 84 भारतीय एथलीट जो है वो भाग ले रहे हैं 12 खेलों में, अलग अलग 12 खेलों में 84 एथलीट, और अब तक ये सबसे ज़्यादा संख्या है जब इतने पैरालंपिक जो एथलीट हैं वो भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत और जापान ने हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान की बात करें, राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। इंडोनेशिया की राजधानी नूशंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। बात करें तो सिंगापुर की सेम्बकार्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हरित अमोनिया उत्पादन के लिए एक संयंत्र लगाएगी। सेम्बकार्प इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वह जापान को शून्य उत्सर्जन ईंधन का निर्यात करेगी। अमोनिया एक तीक्ष्ण गैस है जिसका व्यापक रूप से कृषि उर्वरक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हरित अमोनिया उत्पादन वह है जहां अमोनिया बनाने की प्रक्रिया 100% नवीनीकरण और कार्बन मुक्त होती है। हरित अमोनिया को जलाने पर केवल पानी और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इसका उपयोग फिलहाल उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, हालांकि बिजली उत्पादन और जहाज़ों को चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम्बकार्प के संयंत्र की आधारशिला भारत से जापान को हरित अमोनिया के निर्यात के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर के बाद रखी गई है। सेम्बकार्प इंडस्ट्रीज और जापानी कंपनियां सोजित्सु कॉरपोरेशन, क्यूशू इलेक्ट्रिक
पावर कंपनी और NYK लाइन के बीच समझौते की शर्तें जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला? किसे दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो ब्रिटेन की ब्रांड फाइनेंस ने भारतीय ब्रांड अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड चुना है। 2024 की ताज़ा फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट के मुताबिक अमूल को न केवल दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड घोषित किया गया है, बल्कि यह लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड भी बना है। इस रिपोर्ट में फूड, डेयरी और गैर अल्कोहलिक ड्रिंक्स ब्रांड्स को भी शामिल किया गया है। ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक अमूल का ब्रांड जो स्ट्रेंथ है इंडेक्स स्कोर 100 में से 91 रहा है, जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है। 2023 में दूसरे स्थान पर रहने के बाद अमूल 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बना है। रिपोर्ट में लिस्ट टॉप 50 ग्लोबल ब्रांड्स में अमूल एकमात्र भारतीय ब्रांड है जिसे इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो है अब ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है उसका आयोजन किया जाएगा। पहले इसका आयोजन बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहाँ पे जो हालात हैं वो सही नहीं है, इसके मद्देनज़र इसको अब UAE में कराने का फैसला लिया गया है। UAE की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? अबू धाबी और मुद्रा यहाँ की दिरहम है। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और मुद्रा यहाँ की रेंड है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन है कोट और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा यहाँ की रुपया है। 2024 ICC महिला T20 विश्व कप ICC जो T20 विश्व कप है टूर्नामेंट का 9वां संस्करण होना है। इसे 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक बांग्लादेश में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसे उन्हीं तारीखों के लिए यानी 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 3 से 20 अक्टूबर के बीच में ही संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। बांग्लादेश जबकि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसके पास इसके मेज़बानी का अधिकार रहेगा। इसको कराया UAE में जाएगा, लेकिन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसके पास इसकी मेज़बानी का अधिकार रहेगा। लास्ट ईयर की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का मतलब जो लास्ट हुआ था उसमें विजेता है और उसने साउथ अफ्रीका को हराया था। यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात के 2 स्थानों दुबई और शारजाह में 3 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे HCL टेक्नोलॉजीज़ का CFO नियुक्त किया गया? किसे HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में शिव वालिया को HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो HCL टेक एक अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसने घोषणा की है कि उसके निदेशक मंडल ने शिव वालिया को 6 सितंबर 2024 से कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया है। शिव वालिया प्रतीक अग्रवाल का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2018 से इस पद पर काम करने के बाद HCL टेक के बाहर अवसरों का लाभ उठाने के लिए पद छोड़ने का फैसला किया है। HCL टेक की बात करें तो यह एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसके 60 देशों में लगभग 2,19,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, जो डिजिटल इंजीनियरिंग, क्लाउड और AI पर केंद्रित उद्योग अग्रणी क्षमताएं प्रदान करती है, जो प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों के व्यापक पोर्टफोलियो द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कह रहा है हाल ही में किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में अमेरिका में जो हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन है उसको स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका की बात करें राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। लाओस की बात करें राजधानी यहाँ की वियंतियान है और यहाँ की मुद्रा क्या है? किप यहाँ की मुद्रा है। वियंतियान राजधानी और मुद्रा किप है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा है मारिसियाई रुपया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और यहाँ की मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर यहाँ की मुद्रा है।
अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। यह प्रतिमा अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पर? अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में जो 90 फीट ऊंची जो है भगवान हनुमान की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन और यह प्रतिमा जो है अमेरिका की तीसरे सबसे बड़ी जो ऊँची प्रतिमा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर नामक 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? किसके द्वारा? प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर नामक 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये जो 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इन पोर्टलों का नाम क्या है? परियोजना की ऑनलाइन निगरानी के लिए जो पोर्टल है उसका नाम है थर्मल यानी प्रॉम्प्ट, ये है परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए। दूसरा है बिजली क्षेत्र के लिए आपदा रोधी अवसंरचना जिसका नाम है ड्रिप्स और तीसरा है जल विद्युत डीपीआर। तो ये लॉन्च किए गए जो प्रॉम्प्ट है वो पोर्टल थर्मल पावर परियोजनाओं की वास्तविक समय की ट्रैकिंग और विश्लेषण की सुविधा के लिए बनाया गया। तो ये 3 प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। डायना पुंडाल जो हैं वो अभी हाल ही में नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो पुणे की डायना पुंडोला ने भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में एमआरएफ सैलून श्रेणी में चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा डायना पुंडोले हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 है ये अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? किसने? रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कांस्य पदक जीता है रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कुश्ती में भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रहे अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता है। मौजूदा विश्व के नंबर 2 हैं रैंक में। रौनक ने कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की के एमरुल्लाह कैपकन को 6-1 से हराया और कांस्य पदक अपने नाम किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने की घोषणा की? किस कंपनी के द्वारा मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी हाल ही में मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। इसने जो है कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड भी बनाया था, किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ने। उसने अब मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। WHO ने 14 अगस्त को जो है मंकी पॉक्स को इमरजेंसी घोषित किया था। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सऊदी अरब जो है वो पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी यहाँ की रियाद है और यहाँ की मुद्रा रियाल। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की यूरो है। यूएई की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ई स्पोर्ट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की। किसके साथ?
सऊदी अरब की जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके साथ साझेदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग मिली है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हमारे RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी आधारित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने लगातार दूसरे साल A+ रेटिंग दी है और उन्हें वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। पिछले कुछ सालों में कई संकटों से निपटने के लिए उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो उनको लगातार दूसरे वर्ष जो है अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है उसने लगातार दूसरे साल A+ रेटिंग प्रदान की है, जो हमारे RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ साझेदारी की है। हमारे जो इंडियन नेवी है उसने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ साझेदारी की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। BEML है जो BEML लिमिटेड के साथ अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो रक्षा और भारी इंजीनियरिंग विनिर्माण क्षेत्र की कंपनी BEML लिमिटेड ने महत्वपूर्ण समुद्री उपकरणों और प्रणालियों की स्वदेशी डिज़ाइन, विकास, विनिर्माण, परीक्षण और उत्पाद समर्थन के लिए भारतीय नौसेना के समुद्री इंजीनियरिंग निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BEML ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप इस साझेदारी का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। बात करें तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय जिसका नाम क्या है, संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय इसका नाम है। इसका उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। 26 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया जाएगा OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। संग्रहालय जो है भारतीय संविधान की गहन खोज प्रदान करेगा, इसके विभिन्न खंडों और उनके महत्व पर भी प्रकाश डालेगा। संग्रहालय में मूल हस्तनिर्मित संविधान की कलाकृतियाँ और उसके विषयों से प्रेरित कलाकृतियाँ भी प्रदर्शित की जाएंगी। तो इसका जो है उद्घाटन 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। किसके द्वारा, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है, ये हरियाणा के सोनीपत में यूनिवर्सिटी है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसको, आनंद महिंद्रा को अभी हाल ही में कहाँ यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए केरल, या ऑप्शन बी तेलंगाना, या ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया। किसके द्वारा नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया गया था। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, JP नड्डा, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, उनके द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया गया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।